वन वेलकम टू अवर चैनल वी द होपफुल CSE एस्पिरेंट्स। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और इसमें हमने जो है फिफ्थ चैप्टर जो है हम वो कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की बुक से, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो इसमें हम पहले जो बैटल्स हैं वो कर चुके हैं कि एम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, कैसे शुरू होता है और क्या ऐसे जो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश जो है इंडिया में वो सक्सेसफुली उसको एक कॉलोनी बनाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। फिर हमने की थी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर्स, हैदर अली, टीपू सुल्तान, और फिर उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स की थी। तो अब हमने जो करनी थी वो आज हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध करना था, जिसको हम एज अ स्टोरी देखने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी फॉर्म में करने की। तो जब हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की बात करते हैं ना, जैसे कि हमने देखा कि अब तक ब्रिटिश जो है वो काफ़ी इंडिया का जो एरिया है वो एक्वायर कर चुके हैं और ब्रिटिश इंडिया में उसको मर्ज कर चुके हैं। तो देखो सिंध में ना वो 1630 से ही ट्रेड कर रहे हैं, जब से उनको फरमान मिला है अभी तक। अब उनकी नज़र है कि क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब हम किसी एरिया में पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस एरिया को चाहे सब्सिडरी अलायंस से, चाहे ट्रीटीज़ वगैरह करके, है ना, लड़ाइयाँ वगैरह करके जीत के उनको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि हम जितना एरिया और एक्वायर कर पाएँ, इसलिए अब उनकी नज़र सिंध पे भी होती है कि सिंध को एक्वायर करना चाहिए। अब इस टाइम पे ना जो रूल कर रहे होते हैं वो कलौरा चीफ्स रूल कर रहे हैं सिंध का एरिया। तो इनका जो एक रूलर है उस टाइम पे, गुलाम शाह, वो एक परवाना जारी कर देता है जिसमें जो ब्रिटिश है उनको एक परमिशन मिल जाती है। वो थाटा के एरिया में एक फैक्ट्री लगा लेते हैं और काफ़ी सारे और ट्रेड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। जब ये इसके गुलाम शाह के कोर्ट में जाते हैं तो वो इन्हें अच्छे से ना ही और जब वो इसके कोर्ट में जाते हैं तो वो साथ ही इनकी ट्रीटी जो है इनके साथ वो रेटिफाई कर लेता है और ये भी कर देता है कि बाकी के जो यूरोपियंस हैं उनको कोई भी जो प्रिविलेजेस हैं वो नहीं मिलेंगे। मतलब बाकी के सिर्फ ब्रिटिश की ही मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है सिंध के एरिया में, और ये प्रिविलेजेस वो तब तक एंजॉय करते हैं जब तक कोई सरफराज खान नहीं आ जाता। 1775 में आता है सरफराज खान। ये रूलर जो है ये ब्रिटिश के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होता है, इस वजह से ये इनकी फैक्ट्री जो है वो भी इनको बंद करनी पड़ती है। अब इसी टाइम पे एक बलूच ट्राइब है तालपुरा, जो कि सिंध के पहाड़ी एरिया में रहते हैं। ये लोग हार्ड लाइफस्टाइल, अब पहाड़ों का लाइफस्टाइल ऑब्वियसली हार्ड ही होता है, तो उस चीज़ से और एक तो ये है एक बहुत अच्छी शोल्डर ट्राइब है, ये बहुत अच्छे सैनिक हैं ये, और दूसरा ये हार्ड लाइफ को अडेप्ट हो कर चुके होते हैं। तो जब ये प्लेन एरिया में आते हैं सिंध के, तो बहुत सारा सिंध का एरिया जो है एक्वायर कर लेते हैं। और जो दुर्रानी है मनार्क तबका, वो मीर फ़तेह अली खान को जो है वहाँ का एम्परर जो है उसका रूल जो है पूरे के पूरे सिंध में वो इस्टेब्लिश कर देता है, कन्फर्म कर देता है। अब ये लोग जो हैं, ये मीर फ़तेह अली खान, इसके जो चार भाई हैं जिनको चार यार बोला जाता है, ये चारों के चारों हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अच्छे से। अब जब 1800 में इस मीर फ़तेह अली खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो एरिया है, ये लोग जो है इस एरिया को बाकी के जो इसके भाई हैं वो डिवाइड कर लेते हैं और आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। और इसी एक्सपेंशन के चलते वो लोग राजा जोधपुर के राजा से अमरकोट, कराची, शिकारपुर और बुक्कर अफ़गान से, ये सब एरियाज़ जो है इनको जो है अपनी टेरिटरीज़ में एक्वायर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अब आता है ग्रेजुअल एसेंडेंसी ओवर सिंध। देखो 18th सेंचुरी के आसपास ना ये बात उठ जाती है कि जो हैदर अली है वो नेपोलियन के साथ मिलके इन्वेड करना चाहता है इंडिया को। और तब जो ब्रिटिश है वेलेस्ले है उस टाइम पे, और वो ट्राई करते हैं कि जो सिंध के साथ ट्रेड रिलेशंस ख़त्म हुए हैं सरफराज खान के टाइम पे, उनको री इस्टेब्लिश किया जा सके। ये इनका एम होता है। और दूसरा इनका हिडन एम इसमें ये होता है कि जो फ्रेंच की जो पावर है, जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस फ्रेंच का बड़ा हुआ है सिंध के एरिया में, उसको भी ख़त्म किया जाए। जो इनके अलायंस है इसको ख़त्म कर सकें वो किसी तरीके से। अब टीपू सुल्तान और शाह जमान जो है वो यहाँ पे इसके साथ नेगोशिएशंस करते वो होते हैं इस टाइम पे, और इनका इन्फ्लुएंस होता है मोना इस फ़तेह अली खान पे जो यहाँ का रूलर है उस पर। तो होता क्या है, जब ब्रिटिश ट्रीटी करने आते हैं ना, तो नेगोशिएशंस करते हैं वो, तो वो मानता नहीं है जो वहाँ का रूलर होता है सिंध का, क्योंकि वो इनके
उसमें होता है ना, इन्फ्लुएंस में होता है इसके, टीपू सुल्तान और हैदर अली वगैरह के। तो वो इनको ऑर्डर कर देता है ब्रिटिश को कि आपको सिंध का जो एरिया है उसे 10 दिन के अंदर खाली करना है। तो ये ब्रिटिश के लिए बहुत ह्यूमिलेशन की बात होती है और वो छोड़ देते हैं इस एरिया को 10 दिन के अंदर। अब फिर आती है ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। देखो, अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया और नेपोलियन जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं और वो इंडिया को इन्वेड करने वाले होते हैं लैंड रूट के थ्रू। अब इससे जो सिंध का एरिया जो या नॉर्थ का एरिया है वो तो अफेक्ट होगा ही होगा, इससे ब्रिटिश को भी बहुत नुकसान होने वाला था। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है इसको काउंटर किया जा सके, इस जो इन्वेजन है इसको रोका जा सके और फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके। ये ट्राई करते हैं अब वो। अब इस इन्वेजन को रोकने के लिए कि जो है एक बफर स्टेट जहाँ फिर थोड़ा सा एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया जाए जिससे ब्रिटिश इंडिया और रशिया के बीच में, जिससे जो रशिया है वो इधर हमला न कर पाए, उससे ब्रिटिश को कोई नुकसान ना हो। तो ये इसकी कोशिश करते हैं। अब ये लोग अलग अलग अपने ऑफिसर्स को अलग अलग जगह भेजते हैं, जैसे कि मेटक्लेफ को लाहौर भेज देते हैं, एल्फिंस्टोन को काबुल भेज देते हैं, मेलकॉल्म को तेहरान में भेज देते हैं। सिंध में जाता है निकोलस स्मिथ जो अमीर्स के पास जाता है और एक डिफेंसिव अग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है, उन्हें करने की बात करता है। अब जो कुछ नेगोशिएशंस के बाद जो है अग्री कर जाते हैं ट्रीटी के लिए। ये सबसे पहली ट्रीटी थी जो सिंध के लोगों और इंग्लिश के, मतलब अमीर्स और इंग्लिश के बीच में हुई थी। इसको एटर्नल फ्रेंडशिप की ट्रीटी बोला जाता है और इससे दोनों पार्टीज जो हैं वो अग्री कर जाती हैं कि जो फ्रेंच है उनको सिंध के एरिया से जाना पड़ेगा और ये एक दूसरे के कोर्ट्स में अपने जो एजेंट्स हैं उनको एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब इनके एजेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के कोर्ट्स में रहेंगे। यही अपॉर्चुनिटी ब्रिटिश हर जगह देखते हैं और उनको जहाँ पे मिल जाती है तो वो उस एरिया को धीरे धीरे जो है पॉलिसीज़ बनाने लगते हैं, किसी न किसी स्ट्रेटेजी से उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। वही सिंध के साथ हुआ। अब उनको ये मौका मिल गया है तो कोर्ट में एक दूसरे के एजेंट रहेंगे और इस ट्रीटी को रीन्यू किया जाता है 1820s में। कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ 1832। जो ट्रीटी ऑफ 1832 है इसमें जो पोटिंगर है उसको सिंध भेजा जाता है एक ट्रीटी करने के लिए अमीर्स के साथ। इसके कुछ प्रोविजंस हैं कि जो है ब्रिटिश हैं वो सिंध के एरिया से आ जा सकते हैं, जो इंग्लिश लोग हैं ये ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, इंडस को भी ट्रेडिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे कोई वॉर की चीज़ें, कोई भी ऐसा मटीरियल नहीं कैरी किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी इंग्लिश जो है वो सिंध के एरिया में सेटल नहीं हो सकता है। अगर उसको ट्रेवल करना है तो उसको एक पासपोर्ट चाहिए होगा। टैरिफ रेट्स जो हैं वो अमीर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कम करना है, ज़्यादा करना है। अगर उन्हें ज़्यादा लगता है तो वो कम कर सकते हैं और कोई भी और टोल और मिलिट्री ड्यूज़ जो हैं वो मांगे नहीं जाएंगे इस चीज़ के लिए। जो अमीर्स हैं और राजा ऑफ जोधपुर है वो मिलके काम करेंगे ताकि जो भी इस एरिया में जो रॉबर्स हैं कच्छ के एरिया में उनको ख़त्म किया जा सके, उनसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको टैकल किया जा सके, क्योंकि सामान की लूटपाट बहुत होती है तो उससे नुकसान बहुत हो जाता है। बाकी की जो ट्रीटीज़ हैं पुरानी वाली वो कंफर्म कर दी जाएंगी और ये जो ये दोनों हैं पार्टीज ट्रीटी साइन करने वाली, ये एक दूसरे से जेलेस नहीं होंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, अगर ज़रूरत है तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अब आता है लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध। देखो, ये गवर्नर जनरल बनता है 1836 में और सिंध को ऐसे देखता है जैसे कि वो रशिया के अगर इन्वेजन है उसको रोकना है तो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंध को एक प्रोटेक्टोरेट एरिया की तरह देखता है और ये अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अफ़गान्स पे भी बनाना चाहते हैं ब्रिटिश जो है। इसके लिए भी सिंध का एरिया जो है इनके लिए काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस का है। अब पंजाब में इस टाइम पे रंजीत सिंह है जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है इनके लिए, स्ट्रॉन्ग बैरियर है। और जो रंजीत सिंह और अमीर हैं इनके बीच में थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। जब रंजीत सिंह जो है वो एक्वायर कर लेते हैं सिंध का एक एरिया तो इनको मौका मिल जाता है ब्रिटिश को एक ट्रीटी साइन करने के लिए अमीर्स के साथ कि वो इनको प्रोटेक्शन देंगे, इनको सोल्जर्स वगैरह देंगे, कुछ बातें हैं इनकी जो मान ली जाए तो रंजीत सिंह से भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इससे जो है इनको जब ये ट्रीटी साइन हो जाती है 1838 में तो इससे इनको मौका मिल जाता है कि जो रंजीत सिंह है और बाकी के जो अमीर्स हैं
इनके डिस्प्यूट्स में दखल देने का। ये तो इससे जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा फिर उसका फ़ायदा उठा पाएंगे ना ये। और जैसे ही ये ट्रीटी साइन होती है, सिंध जो है ब्रिटिश के का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता है। और फिर उसके बाद ट्रिपटाइट ट्रीटी होती है, ट्रिपाटाइट ट्रीटी 1838 की, जिसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, रंजीत सिंह, इंग्लिश और अफ़गान अमीर्स। तो होता ये है कि इसमें ना जो ब्रिटिश हैं वो मीडिएटर्स बन जाते हैं अमीर्स और जो सिख्स हैं या रंजीत सिंह हैं उनकी डिस्प्यूट्स में। अब जो है इस ट्रीटी में होता क्या है कि जो एक तो ये मीडिएटर बन जाते हैं रंजीत सिंह और अमीर्स के बीच में, और दूसरा जो शाह शहूजा है ना उसको छोड़ने पड़ जाते हैं सिंध के ऊपर। सिंध में जो भी उसके सॉवरन राइट्स हैं कि सिंध के लिए कोई भी डिसीजन वगैरह ले सकता है तो उसको वो छोड़ने पड़ते हैं राइट्स। और कुछ ट्रिब्यूट है जो ब्रिटिश को इन्हें पे करना होगा, और ये जो अमाउंट है ये ब्रिटिश ही डिसाइड करेंगे। इस ट्रिब्यूट के अमाउंट का मोटिव ये था कि ये अफ़गान से कुछ पैसे ले सके, कुछ फाइनेंसेस अरेंज कर सके, और बस यही था। और फिर उसके बाद ये मतलब अफ़गान के ऊपर भी कंट्रोल कर पाए, इन्फ्लुएंस बना पाए। फिर सिंध जो है इस ट्रीटी के अगले साल 1838 में साइन होती है ट्रीटी, और उससे अगले साल जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो कंपनी है वो इनको अमाउंट पे करने के लिए कहती है। देखो अब कुछ ट्रीटी की शर्तें हैं जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर आती हैं। जो ब्रिटिश की फोर्सेस हैं उसके थ्रेट में आके जी जो हैं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रीटी को और सब्सिडरी अलायंस को। अब इसमें होता क्या है कि जो शिकारपुर और बुक्कर का एरिया है वहाँ पे जो ब्रिटिश की फोर्सेस हैं वो रहेंगी। ये लोग एनुअली 3 लाख की मेंटेनेंस के लिए देंगे, आर्मी की मेंटेनेंस के लिए देंगे इनको, ब्रिटिश को। और जो अमीर्स हैं वो बाकी किसी और फॉरेन स्टेट के साथ जैसे फ्रेंच वगैरह के साथ या किसी और स्टेट के साथ कोई नेगोशिएशंस वगैरह नहीं कर सकते हैं कंपनी को बिना बताए। और फिर उसके बाद कराची में भी एक इनको स्टोर रूम जैसी जगह दी जाएगी जिससे वो अपने जो मिलिट्री की इक्विपमेंट्स वगैरह की या मिलिट्री की ट्रूप्स वगैरह की सप्लाईज कर पाएँ। और इंडस का एरिया जो है वहाँ पे जो भी ये ट्रेड करते हैं कुछ भी करते हैं उस पर इनसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। और बस फिर उसके बाद ये सिंध को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर होती है ना वो सिंध की जगह पे लड़ी जाती है, सिंध की सॉइल पे। तो ये चीज़ ना इन अमीर्स को पसंद नहीं आती है, क्योंकि एक तो ये लोग क्योंकि ब्रिटिश जो है ना इसकी कदर नहीं करते हैं इस चीज़ की कि हमें एक तो हमारी आर्मी की मेंटेनेंस के लिए हमको पैसे भी दे रहे हैं, हमारे ट्रूप्स भी मिलिट्री भी यहाँ पे रह रही है, और इस चीज़ के और लड़ाई भी इन्हीं की ज़मीन पे हो रही है, अमीर्स की ज़मीन पे सिंध के एरिया में। तो ये चीज़ अमीर्स को पसंद नहीं आती है कि ब्रिटिश हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं, ऊपर से किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी नहीं है कि एटलीस्ट आप उनको थैंकफुल तो रहो कि आपको वो इतनी चीज़ दे रहे हैं। और ब्रिटिश हमेशा से हर जगह पर ऐसा ही करते हैं, तो जिससे ये थोड़े से ना अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो फिर ये एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करते हैं, एक नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं फिर से अमीर्स के साथ। अब जो कुछ इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो कुछ प्रोविंसेस हैं ना, इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस जो वो इनको दे देंगे वो, और जो कंपनी के फ्यूल्स वगैरह हैं शिप्स वगैरह के लिए वो भी पास होगा, कॉइन्स भी मिंट होने बंद हो जाएंगे, है ना, ऐसा सा कुछ। और फिर जब ये ज़्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह में वो करने लग जाते हैं, इंटरफेयर करने लग जाते हैं, तो अमीर जो है एक टाइम पे आके वो रिवॉल्ट करने लग जाते हैं, मतलब इनको अपोज करने लग जाते हैं। फिर जो है ब्रिटिश धीरे धीरे करके एक वॉर स्टार्ट कर देते हैं और इनको जो है सिंध का एरिया जो है उसको एक्वायर कर देते हैं। हालांकि ये जो ब्रिटिश हैं वो 1843 में ये सिंध को कैप्चर कर लेते हैं, ब्रिटिश इंडिया में मिला लेते हैं। क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है इस चीज़ का, क्योंकि देखो ये जो अफ़गान्स हैं उनसे तो बहुत बुरी तरह से हारते हैं जो ब्रिटिश आर्मी है। तो अपनी उस ह्यूमिलेशन को छिपाने के लिए ये सिंध को अपने जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें मर्ज कर लेते हैं फोर्सफुली। कोई पहले तो वो धीरे धीरे इनसे देखो ट्रीटी साइन करवाते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, फिर इनको एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना देते हैं, फिर जितना फ़ायदा हो सकता है वो लेते हैं इनसे, बाकी सारे यूरोपियन नेशंस को आउट कर देते हैं सिंध से। फिर अफ़गान्स के साथ लड़ाई करते हैं, यहाँ पे हारने के बाद इन्हीं को कैप्चर कर लिया जाता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा
क्रिटिसिज्म होता है इस चीज़ को लेके ब्रिटिश के लिए। तो इसमें एक एल्फिनस्टोन है, उसके लिए कमेंट किया जाता है कि कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इट पुट इन वन इन माइंड ऑफ अ पुली हु हैज़ बीन नॉक्ड इन द स्ट्रीट वेंट होम टू बीट हिज वाइफ इन रिवेंज। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि किसी को रास्ते में, किसी बुली इंसान को रास्ते में पटक दिया तो उसका गुस्सा वो घर जाके अपनी बीवी पे उतारेगा, उसका बदला अपनी बीवी से लेकर जाके घर में। तो इसका ये उन्होंने सिंध में किया था ब्रिटिश ने, कि अफ़गान से हार के अपनी उस ह्यूमिलिएशन का बदला ये सिंध को कैप्चर करके लेते हैं। तो ये बस था कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, इसमें एंग्लो सिख वॉर्स हैं, और उसके बाद जो इंडिया के नेबरिंग नेशंस हैं वहाँ पे जो छोटी छोटी वॉर्स होती हैं, एंग्लो बर्मिस वॉर, नेपाली वॉर, एंग्लो, तो ये सब पढ़ लेंगे हम, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 2 वीडियोस और रहेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस चैप्टर को इसलिए इतना छोटा छोटा करके इतने पार्ट्स इसलिए आए हैं, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी इस चैप्टर की अलग से, क्योंकि क्या है ना कि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें वॉर्स वगैरह बहुत हैं, तो वो याद करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उनको एक साथ समझने से ना थोड़ी खिचड़ी सी बन जाती है जब हमें एक साथ पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, और फिर मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। अगर आपको एक साथ देखनी है तो एक साथ देख लीजिएगा। तब तक के लिए, अगर आपको ये कॉन्टेंट हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।